अस्सलामुअलैकुम। मॉडर्न स्टडी प्रो के डिजिटल क्लासरूम में खुशामदीद। आज हम केमिस्ट्री की नेशनल बुक फाउंडेशन बुक के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। तमाम स्लाइड्स को तफसील से समझेंगे और इस सबक के की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। वीडियो के आखिर में रिव्यू भी करेंगे ताकि इम्तिहान की तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, अर्ली एटॉमिक थ्योरी। This slide introduces atomic philosophy. We see Leucippus, who lived around 500 BCE, described as the mentor of Democritus and the father of atomism. Then, around 430 BCE, Democritus proposed that matter was made of tiny, indivisible particles called atoms. He believed that if you kept dividing matter, you'd eventually reach these indivisible parts. Wells' Demon experiment, जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1867 में प्रपोज किया था। यहाँ पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट है गैसेस के बारे में। 2 कंटेनर्स हैं ए और बी और दोनों में सेम टेम्परेचर पर गैस है। बीच में एक मोलेक्युलर विंडो है। डीमन मॉलिक्यूल्स को उनकी स्पीड के हिसाब से अलग करता है। फास्ट मॉलिक्यूल्स कंटेनर ए में जाते हैं और स्लो बी में। इससे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। पहले ये समझा गया कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है, लेकिन बाद में पता चला कि डीमन की एक्शंस के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एंट्रोपी बढ़ती है। थॉट एक्सपेरिमेंट वो होता है जहां पर आप कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बल्कि सिर्फ दिमाग में एक सिनारियो सोचते हैं और उसके रिजल्ट्स का अंदाजा लगाते हैं, जैसे यहाँ पर डीमन वाला केस था। अब आते हैं वायलेशन पर। पहले ये लगा कि डीमन बगैर किसी एनर्जी खर्च किए टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ है। लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग से पता चला कि मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करना और गेट को ऑपरेट करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ती है। इस तरह ये लॉजिक मैक्सवेल के डीमन को एक पैराडॉक्स बनाता है, ना कि वायलेशन। ये है श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है साइंस ऑफ वेरी स्मॉल, यानी एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। एक्सपेरिमेंट यह है कि एक बॉक्स में एक कैट रखी जाती है, साथ में गाइगर काउंटर, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल और जहर की वायल। अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके होता है तो गाइगर काउंटर डिटेक्ट होगा, उसको जहर रिलीज करेगा और कैट मर जाएगी। लेकिन जब तक बॉक्स खुलता नहीं, कैट दोनों स्टेट्स में मानी जाती है, अलाइव एंड डेड। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। रेडियो एक्टिव डिके तो रैंडम होता है, 50% चांस है कि डिके हो और 50% नहीं, इसीलिए कैट की स्टेट भी अनसर्टेनिटी में रहती है। ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन बनाता है, ये सजेस्ट करते हुए कि पार्टिकल्स तब तक वेव की तरह बिहेव करते हैं जब तक उन्हें मेजर ना किया जाए। तो ये है इमाम अल गजाली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बायोग्राफी में देखें तो इमाम अल गजाली एक मशहूर मुस्लिम थियोलॉजियन और फिलोसोफर थे। थियोलॉजियन का मतलब है वो जो मजहबी उलूम का माहिर हो, और फिलोसोफर वो होता है जो बेसिक रियलिटीज के बारे में गहराई से सोचे। वो 1058 एडी में ईरान के शहर तुस में पैदा हुए। उन्होंने बहुत से सब्जेक्ट्स में इल्म हासिल किया। अब आते हैं उनके कामों पर। एक बड़ा काम है द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेज, जिसे इह्या उलूमुद्दीन भी कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब है जिसने मजहबी इल्म को नया जिंदगी दी और जाहिरी रस्मों और अंदरूनी मानी के बीच के गैप को खत्म किया। दूसरा बड़ा काम है तहाफुत अल फलसफा, यानी द इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसोफर्स। ये एक फिलोसॉफिकल क्रिटिक है, मतलब उन्होंने पहले के मुस्लिम फिलोसोफर्स के व्यूज को चैलेंज किया, खासतौर पर जो पुराने ग्रीक फिलोसफी से मुतासिर थे, जैसे एविसेना या इब्ने सीना। उन्होंने फिलोसॉफिकल गलतियां हाईलाइट की और थियोलॉजी के उसूलों का दिफा किया। थियोलॉजी का मतलब है मजहबी अकायद की स्टडी। इमाम अल गजाली का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो हमें बताता है कि चीजों के होने का असली सबब क्या होता है। पहली बात ये समझो कि कॉजालिटी क्या होती है। ये वो कनेक्शन है जो कहता है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जैसे आग का रुई में लगना और रुई का जलना। इमाम अल गजाली ने कहा कि रुई इसलिए नहीं जलती कि उसमें आग लग गई है, बल्कि अल्लाह की मर्जी से जलती है। अल्लाह ताला जब चाहे इन किरदारों को रोक सकता है, जिसे हम मिरेकल या मौजज़ा कहते हैं। अपनी बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने डेविड ह्यूम जैसे फिलोसोफर्स की मिसाल दी, जिन्होंने कहा कि कॉजालिटी दरअसल हमारे दिमाग का एक वहम है, कोई पक्का रिलेशन नहीं। आखिर में वो इंडक्टिव रीजनिंग को चैलेंज करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जब आप बार बार एक ही चीज देखते हैं और उससे कोई कानून बना लेते हैं, जैसे कि जब भी आग रुई से मिलेगी रुई जलेगी। उन्होंने कहा कि ये हमेशा सच्ची नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हो जो हम ना देख पाए। ये स्लाइड हमें बताती है कि सोचने के कितने तरीके होते हैं। पहली बात समझो, रीजनिंग क्या है। रीजनिंग का मतलब है स्टेप वाइज सोचना किसी मकसद के लिए, ताकि हम कॉज और इफेक्ट को समझ सकें, यानी कौन सी चीज किस वजह से हो रही है।
अब रीजनिंग की दो बड़ी किस्में हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में हमने देखा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजेंस रिएक्टिव हैं, तो हमने एक जनरल कंक्लूजन निकाल लिया कि तमाम हैलोजेंस रिएक्टिव होते हैं, मतलब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से एक बड़ा रूल बनाना। दूसरी किस्म है डिडक्टिव रीजनिंग। ये पहली वाली से बिल्कुल उल्टी है। इसमें हम एक जनरल रूल से शुरू करते हैं और उससे कोई खास नतीजा निकालते हैं। जैसे स्लाइड पर मिसाल दी है, क्लोरीन ऑक्टेट रूल को मानती है, यानी उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल का मतलब यही है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन आजादाना एग्जिस्ट करती है। एक और मिसाल दी है केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बराबर रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यही होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट्स एक जैसी खुसूसियात रखते हैं क्योंकि उन पर एक जैसे असूल अप्लाई होते हैं। परेशान ना हो, मैं समझ सकता हूं कि 11th ग्रेड में आना और फिर ये पहला चैप्टर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समरी ये है कि ये चैप्टर हमें केमिस्ट्री की शुरुआत के बारे में बताता है। शुरू में लोगों का ख्याल था कि मैटर बस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। फिर वक्त के साथ साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए ये जानने के लिए कि ये पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं, जिसमें हमने वो डीमन और कैट वाले एक्सपेरिमेंट्स देखे। टाइप्स ऑफ रीजनिंग का मतलब है कि साइंस में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचते हैं, या ऑब्जर्वेशन से कोई रूल बनाते हैं, या बने बनाए रूल से कोई नतीजा निकालते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।